नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मीडिया के सामने एक बयान जारी किया है और प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई चल रही नारकोटिक्स पर, उस पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि छुटपुट कार्यवाहियां की जा रही हैं, जबकि इसका कारोबार बड़ा ही वृहद है और प्रदेश सरकार इसे रोकने में पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। इस प्रदेश में अवैध नशा का कारोबार फल फूल रहा है इस सरकार के संरक्षण में। एक तरफ सरकार के मुखिया का बयान आता है, DGP का बयान आता है कि हम एक पत्ता आने नहीं देंगे, और लगातार गांजा की तस्करी चल रही है। रायपुर से अन्य राज्यों को जो गांजा की तस्करी हो रही है, कभी कभी पकड़ में आते हैं। 2 करोड़ रुपए का गांजा भी पकड़ा है। और लगातार जिस प्रकार से गांजा की तस्करी हो रही है, छिटपुट घटनाएं पकड़ाने की हो रही है, वास्तविक में आखिर इसके पीछे कौन है? सरकार के मुखिया का इतने सख्ती के साथ में बयान आने के बाद में आखिर उन तस्करों के ऊपर में प्रभाव उसका क्यों नहीं पड़ रहा है, और उसके बाद हिम्मत करके वो यहाँ से तस्करी क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न मुख्य ये है कि जब आदमी की नीयत ठीक हो और सरकार की नीयत ठीक हो तो कंट्रोल नियंत्रण की जा सकती है। लेकिन एक तरफ बोलने के जो प्रक्रिया है और दूसरे तरफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, तो जितने सख्ती के साथ में कार्रवाई होनी चाहिए, या तो कार्रवाई हो नहीं रही है, या पुलिस का खौफ पूरी तरह समाप्त हो गया है, जिससे यहाँ के जो तस्कर हैं बड़े आराम के साथ में बेधड़क अवैध गांजे की तस्करी पूरे राज्यों को की जा रही है। इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है और तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से अब कांग्रेस को ऐसा लगने लगा है कि झीरम घाटी का जो मामला है उसका सच सामने आएगा। आज संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक वीडियो बयान जारी करके कहा है कि अब बहुत जल्द इसके तथ्य सामने आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि झीरम का षड्यंत्र सामने आए, इसीलिए NIA के माध्यम से उसमें अवरोध पैदा किया गया था। NIA झीरम की जांच की फाइल राज्य सरकार को वापस नहीं कर रही थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद झीरम का सच एक बार फिर सामने आने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। अब जांच होगी और जो असली दोषी हैं वे सलाखों के पीछे जाएंगे। इधर दवा खरीदी को लेकर के अभी प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश के धर्मलाल कौशिक का कहना है कि राज्य सरकार इस मामले की जांच कराए। वहीं उनका कहना है कि आए दिन ऐसे छोटे मोटे मामले सामने आते रहते हैं और दवा खरीदी में जो गड़बड़ी हो रही है उसके मामले की जांच होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में कोरोना काल और उसके पहले से लेकर के उनके दवा खरीदी को लेकर के, इक्विपमेंट खरीदी को लेकर के, बाकी जो व्यवस्थाएं को लेकर के लगातार सत्र के हम विधानसभा के अंदर भी आवाज़ उठाए हैं और बाहर भी आवाज़ उठा रहे हैं कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार वहाँ पर है, करोड़ों रुपए का वहाँ पर हेरा फेरी किया जा रहा है खरीदी के नाम पर, और उसके कोई हिसाब भी उनके पास में नहीं है। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति चरमराई हुई है। कोरोना काल को उनके अधिकारियों के द्वारा आपदा को अवसर में बदलने का काम किया गया। जो पैसा राज्य सरकार की, जो पैसा केंद्र सरकार की, जो काम आनी चाहिए कोरोना काल में, उसमें भी भ्रष्टाचार से अधिकारी नहीं चुके। यदि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगे भी ये इसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि संपूर्ण इसकी जांच होनी चाहिए और जांच करने के बाद में कार्रवाई करनी चाहिए। कोरोना महामारी के दौर से गुजरने के बाद लगभग 2 साल बाद अब परीक्षाएं आयोजित की गई है। आज 12वीं की परीक्षा आयोजित की गई थी। ये पहला मौका था जब बच्चे सीधे तौर पर परीक्षाएं दे रहे थे, क्योंकि 2 साल से लगातार वे मोबाइल या लैपटॉप के जरिए परीक्षाएं दे रहे थे। आज 12वीं के हिंदी का पेपर था जिसमें बच्चों ने अपने उत्तर लिखे हैं। इसलिए प्रशासन ने मुस्तैदी से हर जगह व्यवस्था की थी और कोरोना गाइडलाइन भी जारी किया था ताकि किसी किस्म की कोई रोग फैलने की घटना सामने न आए।
वहीं विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्वयं के ही स्कूल में, यानी बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में ही उनकी परीक्षाएं आयोजित की गई थी, यानी कोई नया सेंटर उन्हें नहीं दिया गया था। गवर्नमेंट स्कूल के प्राचार्य ने CTV 7 से चर्चा करते हुए बताया कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक रहीं और बच्चों ने भी पेपर को बड़ा सरल बताया है। कोरबा के RTI कार्यकर्ता मनीष राठौर ने राजधानी रायपुर पहुंचकर के पत्रकार वार्ता ली है और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड यानी DMF पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मनीष राठौर द्वारा इसके पहले डीजल को लेकर के भी खुलासा किया गया था। बाद में हुआ ये कि पुलिस के अधिकारियों के जो गनमैन हैं उनके द्वारा न सिर्फ इनके ऊपर में मामला दर्ज कराया गया बल्कि अज्ञात युवकों के द्वारा इनकी गाड़ी में आग भी लगा दी गई। आज राजधानी पहुंचकर इन्होंने पत्रकारों से चर्चा की है और अपनी तकलीफें बताई। उनका कहना है कि वे लगातार इसी तरीके से RTI के जरिए विभिन्न मुद्दों को लेकर के प्रशासन और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात से अवगत कराते रहे हैं। इसी दौरान उनके द्वारा अवैध कोयला, कबाड़, डीजल की बातों पर प्रशासन का ध्यान दिलाया जा रहा था। इससे क्षुब्ध होकर पुलिसिया एवं प्रशासनिक संरक्षण में चल रहे कोयला माफिया अंशु पलेरिया पर उन्होंने आरोप लगाया है। अरशद कबाड़ी और सुदामा कलवानी द्वारा इन पर हमला करने की बात कही है। इनके परिवार के ऊपर में लगातार केस वापस लेने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही साथ इन्हें झूठे केस फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिसको लेकर के इन्होंने पत्रकार वार्ता ली है और राजस्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से भी गुहार लगाई है कि इन तमाम मामलों की जांच करें और जो लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं उन पर भी कार्यवाही की जाए। मैं RTI कार्यकर्ता था और कोरबा में भ्रष्ट कार्यों की शिकायत लगातार करता था, अवैध कार्यों की। तो इसी संबंध में कोरबा में बड़े पैमाने पर रोज़ लाखों करोड़ की कोयला चोरी हो रही थी खदानों से, जिसकी शिकायत मैंने की हुई थी। तो इस पे ये हुआ कि इन कोल माफियाओं ने मुझे झूठे केस में फंसाने के लिए नित नए नए षड्यंत्र किया और एक मेरी गाड़ी जो घर के बाहर खड़ी थी उसको इन्होंने आग लगा दिया और केस वापस लेने के लिए मेरे और मेरे परिवार को लगातार धमकी दी जा रही है। और इसमें SP महोदय के गनमैन राघवेंद्र सिंह तोमर के द्वारा सीधा सीधा इन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। वो उनके साथ उठते बैठते खाते पीते सब हैं और वो उनकी पोस्टिंग यहाँ नहीं है, राजनांदगांव में है। वो 8वीं बटालियन के सशस्त्र बल के सिपाही हैं, परंतु किस कारण से वो कोरबा में है ये मुझे नहीं मालूम। ये आगे इस कार्रवाई को लेकर आप क्या करने वाले हैं? जी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत 4 तारीख को की थी, पर चूँकि अब उस पर क्या हुआ है मुझे अभी नहीं पता है। पर मुख्यमंत्री जी बेहद संवेदनशील हैं। मैं चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने के लिए और उनके एक मंत्री माननीय जयसिंह अग्रवाल जी को बदनाम करने के लिए साजिश कर रहे हैं, जो मुझसे उनके खिलाफ झूठी शिकायतों करने के लिए और उनके आदमियों को झूठी शिकायत में फंसाने के लिए संपर्क में थे, मैंने उनकी मदद नहीं की। तो ये दोनों को इन्होंने जोड़ के मुझसे अपना एक ईगो प्रेस्टीज बना लिया कि एक SP को इन्होंने ना बोला है। धीरे धीरे इंसान के सुनने की जो क्षमता है वो कम होते जा रही है, ऐसा कहना है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों का। विश्व श्रवण दिवस के मौके पर वेबिनार का आयोजन किए जाने को है राजधानी रायपुर में और यहाँ पर उसकी तैयारियों को लेकर के एक पत्रकार वार्ता ली गई। पत्रकार वार्ता के दौरान ये बताया गया कि हेडफोन्स के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी मनुष्य के सुनने की क्षमता में कमी आ रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि तेज संगीत सुनने की वजह से इंसान के सुनने की क्षमता कम होती जा रही है, लेकिन ये कितनी कम हो रही है इसके बारे में अंदाज़ा वो स्वयं नहीं लगा सकता। यहाँ तक कि नवजात शिशु में भी सुनने की क्षमता की जानकारी या मापने की क्षमता पालकों में नहीं होती है। अगर बचपन से इसकी जांच कराई जाए तो इससे सुधारा जा सकता है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि सुनने की क्षमता के विकास के लिए काम किया जाना चाहिए और इसके प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए वेबिनार के संबंध में संपूर्ण जानकारियां दी। कल विश्व श्रवण दिवस है, वर्ल्ड हियरिंग डे, और इसी के अवसर पर ये एक वेबिनार का आयोजन है लोगों में जन जागरूकता के लिए कि लोगों में जो धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम होती चली जा रही है, या कई बार लोगों को यह भी नहीं पता चलता कि उनके घर में जो नवजात शिशु पैदा हुआ है उसकी सुनने की क्षमता कम है, तो समय पर डायग्नोसिस नहीं हो पाता है और चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं लोगों की। और जो ध्वनि प्रदूषण की वजह से भी जो एक बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा बन गया है, वह भी एक कारण है लोगों की सुनने की क्षमता कम होने का, और इसकी वजह से लोगों में चिड़चिड़ापन भी आता है, मानसिक विकार भी पैदा होते हैं, डिप्रेशन आता है और कई बार आत्महत्या तक की प्रवृत्ति होने लगती है।
अभी इन दिनों लगातार ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, बच्चों ने ईयरफोन लगाकर घंटों घंटों क्लासेस अटेंड की हैं। अब इसके बाद जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में उनकी सुनने की क्षमता पर क्या फ़र्क पड़ा है। जो नवजात शिशु पैदा होते हैं उनकी जब सुनने की क्षमता कम होती है और यदि हम समय पर उसे पहचान नहीं पाए तो आगे जाकर उसकी बोलने की क्षमता पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब वो सुन नहीं पाता है तो उस चीज़ का रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाता है। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देर मती, नमस्कार।